हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये एडिटोरियल 10 जुलाई का है जो कल आया हुआ था न्यूज़पेपर में। दोस्तों, ये एडिटोरियल हमारी राजनीति में अपराधियों की पैठ बढ़ती जा रही है। हमारी राजनीति को अपराधी लोग अपने अंडर में करते जा रहे हैं, इसी पर आधारित है। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखें और ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और हमारे आने वाली आगे पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था कि कैसे हम अपने आगे आने वाले चुनावों में, राजनीतिक चुनावों में क्रिमिनल अपराधियों को रोक पाएँ कि वो राजनीति में ना शामिल हो पाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है। सबसे पहले अभी बिहार के चुनाव में ही इस आर्डर का यूज़ होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमारे राजनीतिक पार्टियों से कि आपको ये कारण देना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपको कारण देना पड़ेगा कि आपने क्यों अपराधी को टिकट दिया, जिनके खिलाफ कोई केस चल रहा है आपने उनको क्यों टिकट दिया, और ऐसे बंदों को क्यों नहीं टिकट दिया जिनके सापेक्ष, जिनके ऊपर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं है। इसका तुम स्पष्ट राजनीतिक पार्टियों को उल्लेख करना पड़ेगा। इसके विषय में 3 जो है बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि प्रत्येक कैंडिडेट को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उसकी प्रॉपर्टी, संपत्ति और उस पर जो आपराधिक मामले हैं उनका साफ साफ घोषणा होनी चाहिए, तो वो उसमें मेंशन होने चाहिए। और दूसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक कैंडिडेट को, जिसको टिकट दिया है पार्टी ने, वो अपने पार्टी को भी लिखित तौर पे अपने बारे में सारी जानकारी देगा, प्रॉपर्टी की, आपराधिक मामलों की सारी जानकारी देगा। और तीसरा बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी को भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो सारी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पे डालें और उसको सोशल मीडिया पर भी प्रकाशित करे, न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित करे, जिससे कि जनता को पता हो सके कि जो कैंडिडेट खड़ा है, जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, आखिर उसका बैकग्राउंड क्या है और उस पर कितने आपराधिक मामले चल रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा निर्णय लेने की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो दोस्तों, हमारे समाज में ऐसे जागरूक लोग हैं जो इस मामलों को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और पॉलिटिक्स में और राजनीति में ऐसे अपराधी आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन, मतलब PIL डालते रहते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में ये निर्णय आया है। तो 2004 में देखिए, आप डाटा आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 2004 में जो MP चुने गए थे, उनमें 100 में 24, अर्थात 24% MP जो थे अपराधी थे। तब उन पर कोई ना कोई केस चल रहा था। फिर 2009 का चुनाव होता है, जिसमें लगभग ये अपराधियों की संख्या 30% बढ़ गई कि 100 में जो MP चुने गए, 100 MP में 30 तो अपराधी थे। उसके बाद 2014 में संख्या बढ़कर 34 हो गई। 100 में 34% MP सब अपराधी थे। और 2019 में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 10% बढ़ी, मतलब 43% हो गई। मतलब आज 2019 के चुनाव में जो MP चुने गए हैं, उनमें लगभग 43% अपराधी हैं। ये हमारे लिए बहुत सोचने वाली और बहुत गंभीर समस्या है कि हमारे समाज में जब हमारे रक्षक ही अपराधी होंगे, तो हमारा क्या होगा इस समाज में, हम कैसे जी पाएंगे। और अपने इंडिया में लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि अपने इंडिया में कि ये मीडिया जो है वो फ्री है, कुछ भी बोल सकती है, किसी के खिलाफ बोल सकती है, किसी के पक्ष में बोल सकती है। और ये मीडिया फ्री होने के बावजूद भी आखिर ऐसा क्यों क्यों ये समस्या है कि हमारे राजनीति में हमारी जनता, भोली भाली जनता अपराधियों को वोट दे दे के चुन रही है। ऐसा आखिर बहुत बड़ी समस्या है, सोचने वाली बात है दोस्तों। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो पहले से हमारा देश मतलब तमाम समस्याओं से जूझ रहा है, उसके बाद पॉलिटिक्स में अगर रक्षक के भक्षक आते रहेंगे तो फिर तो हमारे देश का कल्याण हो ही जाएगा, पूरा अच्छे से कल्याण होगा। ये देखो, अभी तो हमारा देश कितनी समस्याओं से जूझ रहा है। पहले तो अभी कोविड-19 आई हुई है। कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन से इकोनॉमिक रिसेशन आया, मतलब अर्थव्यवस्था हमारी पटरी से एकदम नीचे उतर गई। उसके बाद जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, उनका संकट ऊपर से गहराया हुआ है, उनको काम मिल ही नहीं रहा है। उसके बाद हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे धंधे थे, वो सब पूरे एकदम बिखर चुके हैं। और इससे भी सबसे बड़ी समस्या है हमारे युवाओं के लिए, क्योंकि अभी तो 2019 में चुनाव के पहले 1 लाख भर्ती निकली थी रेलवे में, उनकी कोई परीक्षा का पता नहीं है। लड़के पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब चुके हैं कि आगे क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उनके बूढ़े माँ बाप इस आशा में बैठे हुए हैं कि हमारे बेटे की नौकरी लगेगी तो हमारा वो सहारा बनेगा। और बेटा
क्या करे, कहाँ जाए, जब कोई मतलब पेपर ही नहीं हो रहा है। और एसएससी वगैरह में जो भर्ती निकलती थी लगातार उनकी वैकेंसीज मतलब उनकी जगह जो हैं वो कम ही होती जा रही हैं। तो ये बेरोजगारी का आलम, ऊपर से बैंक सेक्टर वो भी टूटता जा रहा है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा संकट ये कि चाइना हमारे देश में घुसता चला रहा है, उसकी पैठ बनती ही जा रही है। इतने संकट के बावजूद भी हमारा देश, अगर हमारे देश में ही अंदर से संकट पैदा हो जाएगा कि राजनीति में ही गुंडे लोग, अपराधी लोग जो मर्डर करते हैं, रेप करते हैं, वो जब राजनीति में आने लगेंगे तो देश का क्या होगा। इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी। पिछले 16 सालों में देखा गया है कि ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर राजनीतिक लोग अपनी पैठ ना बना रहे हों। वो चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे बिजनेस हो, तब चाहे कोई भी धंधा हो, बड़े बड़े धंधे ठेके सब वही लोग ले रहे हैं। और चाहे वो सोसाइटी हो, सिविल सोसाइटी हो, जैसे कोई एनजीओ वगैरह चल रहा है तो उसमें भी इन लोगों की ही पैठ रहती है। कोई इनका ही भाई भतीजा रहता है जो सारे एनजीओ वगैरह सब चलाता है। और चाहे वो मीडिया हो, मीडिया भी इन्हीं किसी के रिश्तेदार या इन्हीं की होगी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो जैसा कि ये लिखा है कि हमारे सबसे बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश को इस क्रिमिनल वायरस से फ्री करने की ज़रूरत है। नेता जिसको चाहते हैं नौकरी देते हैं, जिसका चाहते हैं वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। हर जगह इनकी चलेगी तो सरकारी कर्मचारी कैसे अपने मन से काम कर पाएगा, कैसे ईमानदारी से काम करेगा। दोस्तों आप गांव से उठा लीजिए, हर जगह जहाँ पर जैसे गांव में सेक्रेटरी काम करता है, सचिव काम करता है, तो उसके ऊपर प्रधान बैठा हुआ है। ब्लॉक पे जाइए, वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख बैठा हुआ है। मतलब गांव में भ्रष्टाचार, अगर प्रधान ईमानदार है तो सेक्रेटरी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। अगर ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख ईमानदार है तो बीडीओ भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है। और उसके ऊपर आपके क्या बैठे हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं। दोस्तों हर जगह हम छोटे उदाहरण दे रहे हैं कि हर जगह हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं जो भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर रहे हैं। और जब भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने वाले ही भ्रष्टाचारी हैं, वही अपराधी हैं, वही रेपिस्ट हैं, वही मर्डरर हैं, तो कैसे अपराध रुकेगा, कैसे आपको अच्छी सरकार मिलेगी। तो ये बात समझने वाली दोस्तों है, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए कि हमारे सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट हैं उनको कंट्रोल करने वाले हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि। दोस्तों ये जो क्रिमिनल राजनेता हैं ये भी एक प्रकार के अंग्रेज हैं। अंग्रेज जब आए थे वो भी कैपेबल थे, उन्होंने रेल लाए और वो लोग यहाँ पर डाक व्यवस्था लाए और कई नई योजनाएं लाए, लेकिन उनको हम नहीं चाहते थे। दोस्तों उसी प्रकार के अंग्रेज हैं, लेकिन ये दूसरे रूप में हैं और ये हमारे देश को अंदर से अंदर खाए जा रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से बढ़ते रहे तो एक दिन यहाँ पर तानाशाही शासन होगा और ये हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए दोस्तों जाग जाओ। कोर्ट भी यही कह रहा है कि हमारा काम है ऑर्डर पास करना, लेकिन जागरूकता का काम आप लोगों का है। इस आर्डर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बताया कि हमारा काम ऑर्डर पास करना है और आप लोगों को काम है कि देखो साफ साफ लिखा है कि वोट एज बेस्ट एज दे कैन, कि जनता उतने अच्छे लोगों को वोट दे जितने अच्छे लोगों को वोट दे सकती है, जितना वो कर सकती है अपनी तरफ से जनता भी काम करे। इसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कितनी राजनीतिक पार्टियां सरकार में आती हैं, कितनी पार्टियां बदलती हैं, कितनी बार सरकारें बदलती हैं। हमारा काम है अच्छा कैंडिडेट चुनना। दोस्तों आज पूरे एक ही व्यक्ति के नाम पर राजनीति चल रही है। कभी दोस्तों आपने विचार किया है कि एक घर में अगर एक ही व्यक्ति डिसीजन लेने लगे तो हमारा घर चल नहीं पाएगा। वो किसी से ना पूछे, किसी मेंबर से ना पूछे परिवार में, और अपने आप सारे डिसीजन ले तो परिवार इधर बिखर जाता है। तो आज हमारे देश में बड़ा दुर्भाग्य है कि हम देखो किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम नीतियों की बुराई कर रहे हैं। अगर हम नीतियों की भी बुराई नहीं करेंगे तो हमारा देश का पतन हो जाएगा। कि अगर हम किसी चीज़ से सलाह न लें और अकेले ही निर्णय देने लगें तो समस्याएं बहुत गहरी हो जाती हैं और इसी को कहते हैं तानाशाही शासन। आज हम किसी सांसद को जानते ही नहीं हैं, हम विधायक को जानते नहीं हैं। अरे हमारे एरिया की प्रॉब्लम, हमारे एरिया की समस्या हमारा विधायक समझेगा, हमारा सांसद समझेगा, ना कि दिल्ली में बैठा हुआ अकेला आदमी समझेगा कि जो सारे रूल बना रहा है अपनी तरफ से, जो मन में आया वो डिसीजन पास कर दिया, जब मन हुआ लॉकडाउन, जब मन हुआ पैसा बंद, ये वो। तो दोस्तों इस बारे में सोचना है कि हमें अपने तरफ से अच्छे नेताओं को ही चुनना है। आपको सोचना है इस बारे में। और इसी के साथ में एक और नया तरीका आया है पैसा राजनीतिक पार्टियों में भ्रष्टाचार करने का, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। मतलब इसके बारे में आप आरटीआई भी नहीं डाल सकते हो और सरकार से सूचना भी नहीं ले सकते हो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा कितना पैसा मिला, आखिर ये पैसा दिया किसने आपको। इसी के चाहे जितने लॉ पास कर लिए जाएं, चाहे जितने कोर्ट के जजमेंट आ जाएं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं।
क्योंकि ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये ऑर्डर तो पास हुआ, अगर पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां अगर कुछ नहीं करती हैं तो ये मेंशन ही नहीं है उन पर क्या पेनाल्टी, क्या दंड आरोपित किया जाएगा, क्या दंड उन पर थोपा जाएगा, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। और कोर्ट ने साथ में कहा है कि जागरूक जनता को ही होना पड़ेगा। इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि ये सबसे ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है तो जनता को, अगर जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो इन ऑर्डर्स का कोई मतलब ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन चेक करोगे कि राजनीतिक पार्टियों ने कैंडिडेट के बारे में इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे और मीडिया पे डाली है कि नहीं डाली है, इसके लिए आप जिम्मेदार होगे, इसकी जांच आपको करनी है। और वोटर्स तक इसकी पहुंच रही है सूचना कि नहीं पहुंच रही है। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये सब करना ठीक है, करना जनता को ही है, जनता को ही सही और गलत चुनना है। इसी के साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर राजनीतिक पार्टी ये रीजन देती हैं कि उनके कैंडिडेट के जीतने की संभावना ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने अपराधी को टिकट दिया तो ये रीजन माना नहीं जाएगा। साथ में कोर्ट ने कहा है, देखो साफ साफ दोस्तों लिखा हुआ है कि वोटर्स को भी ज़रूरी है कि विजिलेंट हो जाए, मतलब वो जागरूक हो जाए, और जो उसको पैसा दिया जाता है वोट के लिए, गिफ्ट कोई तोहफा दिया जाता है, अदर अन्य कोई उसको लालच दिया जाता है इलेक्शन के दौरान, तो उसकी तरफ वो आकर्षित ना हो, अपनी वोट की कीमत को समझे। क्योंकि जो लोग, जो द पीपल हु ब्राइब्स यू फॉर द वोट्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड, चेंज विल बी वेरी स्लो। कि जो लोग आपको वोट के लिए आपको घूस दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उन पर आप विश्वास मत कीजिए, वो बहुत जल्दी बदल जाएंगे, वो आपके लिए काम नहीं करेंगे, ये कोर्ट ने भी कहा है दोस्तों। इसलिए हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। इसी के साथ महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के असली कारण जो है, जो रियल इशू हैं, उससे हमें लड़ना होगा, तभी समस्या ख़त्म होगी। तो रियल इशू हैं हमारे देश में जो गवर्नेंस जो है, राजतंत्र जो है, जो काम सही से नहीं कर रहा है, तो उसका कारण यही है कि हमारे पॉलिटिक्स में गंदे लोग, अपराधी लोग राज्य कर रहे हैं। इसीलिए वो समस्या है, इसको निवारण तभी हो पाएगा जब तक हम अच्छे आदमियों को पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा देश अच्छे से चल नहीं पाएगा। इसी के साथ कोर्ट ने कहा है कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं ना कि कोर्ट ने जब ये कहा है कि जनता को जागरूक होना चाहिए और अपराधियों को टिकट नहीं देना चाहिए, तो ये सीधे सीधे रूल पास क्यों नहीं कर देती है कि अपराधी को टिकट ही नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों कोर्ट ने भी इस पे साफ साफ मना कर दिया है। ठीक है, उसने कहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रूल जो बनाने का काम है हमारे संसद करती है, और संसद में जो बैठते हैं वो कौन होते हैं? नेता होते हैं। तो नेता ऐसा क्यों रूल बनाएंगे कि वो अगले इलेक्शन में खड़े ना हो पाए। इसमें देखो साफ साफ मना कर दिया कि हम बैन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रूल पॉलिटिशियन बनाते हैं संसद में बैठ के, और वो ऐसा रूल क्यों बनाएंगे कि वो अगले इलेक्शन में खड़ा ही ना हो पाए। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि जो रूल बनाएगा वही रूल को पालन करवाता है, तो ऐसे रूल क्यों बनाएंगे। आप चपरासी की में भी अगर फॉर्म डालते हैं तो आप पर कोई छोटा सा भी थाने में केस चल रहा है तो आप नौकरी के काबिल नहीं है, एक सिंपल सी चपरासी की नौकरी। और जो देश चला रहा है, जो एक पूरी पंचायत देख रहा है, जो पूरा ब्लॉक देख रहा है, जो पूरा प्रदेश देख रहा है और जो पूरा देश देख रहा है, वो नेता लोग चाहे उन पर 100 केस चल रहे हों वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये हमारे देश के संविधान में लिखा है, नेताओं ने रूल बनाया है। तो दोस्तों अब जगने की ज़रूरत है, जनता को ही जगने की ज़रूरत है। अगर जनता नहीं जगेगी तो देश ऐसे ही गर्त में जाएगा। इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, तो हमने आपको प्रमुख प्रमुख बातें बताई। इस वीडियो को आप भी काफ़ी शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें आपको पसंद आती हैं, इस वीडियो में जो लिखी हैं, इस जो वीडियो में मैंने बातें आपको बताई हैं, तो इस न्यूज़पेपर से ही मैंने बताई हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर है, इसी में जो ट्रेल आया था, तो ये बहुत अच्छी सूचना है। तो आप लोग भी इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और आप जाग जाइए, अब जिससे अपने प्रजातंत्र की रक्षा हो सके। दोस्तों के साथ एक और बात बताना चाहूँगा, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कही थी, अगर आप धर्म में अंधविश्वास करोगे, अंधभक्ति करोगे, तो भले आपकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर राजनीति में अंधभक्ति से किसी के पीछे किसी को अपना हीरो मान के पूजोगे तो वो हमारे प्रजातंत्र का क्या है, पतन का मार्ग बन जाएगा। हमें राजनीति में किसी की अंधभक्ति नहीं करनी है, हमें किसी आदमी के खिलाफ भी नहीं बोलना है, हमें सरकार की जो गलत नीति है उसका विरोध करना है, और हमें हमेशा अच्छा प्रतिनिधि, साफ सुथरा प्रतिनिधि, कर्मठ ही प्रतिनिधि चुनना है। और आप जनता भी जब आवाज़ उठाएगी कि एक IAS, एक क्लर्क बनने के लिए इतनी कड़ी परीक्षाएं रखी जाती हैं, तो नेताओं को बनने के लिए, नेताओं के लिए
क्यों नहीं कोई क्राइटेरिया रखा गया है कि आप ये परीक्षा पास करो, आपके पास ये योग्यता होनी चाहिए। आपको क्यों नहीं इनके लिए कोई मानसिक टेस्ट रखा जाता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। दोस्तों, राजनीति को जब तक ये अपराधी कंट्रोल करते रहेंगे, आप बता दें विकास दुबे जैसे अपराधी जो आए अभी, आप बहुत खुशी मना रहे हो, तो ऐसे अपराधी तो बहुत है ना। हर अपराधी हर पार्टी में अपराधी हैं, और जब कोई पार्टी आती है तो वो दूसरे पार्टी के अपराधियों के गुंडों को, डॉन्स को मारना शुरू कर देती है। तो ये कब तक चलता रहेगा दोस्तों? अगर यही रहेगा तो हमारे समाज में, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप ये वीडियो शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।